चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम आधुनिक राजनीतिक दर्शन के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने समाज और राज्य को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं थॉमस हिल ग्रीन के अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। ये कोई साधारण राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हमें बताता है कि हमारे अधिकार सिर्फ हमारी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के नैतिक ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ साफ समझने के लिए हम इसे 5 छोटे और आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्राकृतिक से सामाजिक अधिकारों का सफर। दूसरा, ग्रीन के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। तीसरा, अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में क्या संबंध है। चौथा, लॉक और ग्रीन के विचारों की तुलना। और अंत में, कल्याणकारी राज्य पर इसका प्रभाव। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अधिकारों का प्राकृतिक से सामाजिक होना। देखिए, थॉमस हिल ग्रीन के आने से पहले राजनीति में जॉन लॉक जैसे विचारकों का बहुत भारी प्रभाव था। उस समय का आम नजरिया या कह लें कि जो स्टेटस को था वो यही था कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं, मतलब ये हमें जन्म से मिले हैं या प्रकृति ने हमें दिए हैं। इस पुराने नजरिए के हिसाब से समाज या राज्य के बनने से पहले ही इंसानों के पास अधिकार मौजूद थे। सरल शब्दों में कहें तो उस समय माना जाता था कि व्यक्ति और उसके अधिकार समाज से पूरी तरह अलग और आज़ाद हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है टी.एच. ग्रीन की, और उन्होंने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों के इस आइडिया को सिरे से नकार दिया। उनका साफ कहना था कि अधिकार कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि ये समाज द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। असल में समाज ही वो जगह है जो व्यक्ति को एक ऐसा माहौल देता है जहां वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी नैतिकता का विकास कर सके। मतलब, अगर समाज अधिकारों को मान्यता ना दे तो उनका कोई वजूद ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ग्रीन के सिद्धांत का मुख्य ढांचा या इसकी विशेषताएं। अगर हम इस सिद्धांत को गहराई से देखें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। पहला तो वही कि अधिकार पूरी तरह से सामाजिक हैं, समाज के बाहर इनकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरा, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, कि अधिकारों का अल्टीमेट गोल यानी अंतिम उद्देश्य सिर्फ फायदा उठाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। अधिकार हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम एक अच्छा और बेहतर जीवन जी सकें। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ सिर्फ खुद के फायदे के बजाय पूरे समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखा गया है। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, सामान्य कल्याण, या जिसे हम कॉमन गुड कहते हैं। ग्रीन के मुताबिक हमारे व्यक्तिगत अधिकार इस सामान्य कल्याण के विचार से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका निजी हित और समाज का हित दोनों अलग अलग नहीं हैं। कोई भी इंसान अपने अधिकारों का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकता जिससे समाज का ही नुकसान होने लगे। सच कहें तो यह एक कमाल का बैलेंस है, जहां एक इंसान की तरक्की से पूरे समाज की तरक्की जुड़ी होती है। चलिए अब भाग 3 की तरफ रुख करते हैं, अधिकार और कर्तव्य के बीच का एक अटूट बंधन। अब इन थियोरीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। ग्रीन का मानना था कि अधिकार कभी भी अकेले नहीं आते, वे हमेशा अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां यानी कर्तव्य लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, तो इसके साथ ही राष्ट्र और समाज के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम उस ज्ञान का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करें। बिल्कुल वैसे ही, अगर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम दूसरों की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। असल में बिना कर्तव्य के अधिकारों का कोई सही इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब अधिकार और कर्तव्य इतने गहराई से आपस में उलझे हुए हैं, तो इन सबको सही से चलाएगा कौन? यहीं पर राज्य यानी स्टेट की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है। ग्रीन के अनुसार राज्य का मुख्य काम सिर्फ राज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहां कोई किसी का शोषण न कर सके, सबको आगे बढ़ने के एक समान अवसर मिले और समाज में न्याय बना रहे। राज्य का काम उन सारी रुकावटों को हटाना है जो किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। भाग 4 में हम एक बहुत ही जरूरी तुलना करेंगे, जॉन लॉक और थॉमस हिल ग्रीन के विचारों की। इस वैचारिक बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। आप इस तुलना से साफ देख सकते हैं कि राजनीति में फोकस कैसे बदला। जहां जॉन लॉक का मानना था कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं और उनका मुख्य मकसद सिर्फ व्यक्ति की निजी आज़ादी है, वहीं ग्रीन ने कहा कि अधिकार सामाजिक होते हैं और उनका लक्ष्य हमारा नैतिक विकास है।
लॉक का नजरिया पूरी तरह से व्यक्तिवादी था, जबकि ग्रीन का नजरिया सामाजिक आदर्शवादी था। यह तुलना हमें दिखाती है कि 19वीं सदी में सोच कैसे व्यक्ति से हटकर पूरे समाज के विकास पर केंद्रित हो गई थी। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर, इस सिद्धांत का मूल्यांकन और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अगर हम बिना किसी पक्षपात के इस सिद्धांत को इवैल्यूएट करें तो इसके कई बहुत ही सकारात्मक पहलू नजर आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने और सामाजिक न्याय पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ अधिकार मांगने की बात नहीं करता, बल्कि कर्तव्यों को निभाने का एक शानदार बैलेंस भी बनाता है। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि ग्रीन के इन्हीं विचारों ने आज के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की मजबूत नींव तैयार की। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि 19वीं सदी के एक विचारक के विचारों ने हमारे आज के मॉडर्न गवर्नेंस का पूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया। आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसी जिन चीज़ों को अपना हक मानते हैं, वो असल में इसी कल्याणकारी राज्य के विचार से निकले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए भी काम करना है। ये पूरी तरह से ग्रीन की सोच का ही परिणाम है। लेकिन हाँ, किसी भी दूसरे दर्शन की तरह इस सिद्धांत की भी अपनी अकादमिक आलोचनाएं मौजूद हैं। आलोचकों का मानना है कि सामाजिक भलाई और नैतिक विकास की आड़ में ये सिद्धांत राज्य को कुछ ज्यादा ही पावर दे देता है, और जब राज्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये है कि नैतिक विकास आखिर है क्या? इसे तय कौन करेगा? ये अस्पष्टता अक्सर बहुत बहस का मुद्दा रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आ खड़े होते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ग्रीन ने अधिकारों को समाज से जोड़कर एक बेहतरीन ढांचा जरूर दिया, लेकिन सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का ये बैलेंस आज भी बहुत नाजुक है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या सिर्फ सामाजिक भलाई के नाम पर राज्य को असीमित शक्तियां दी जानी चाहिए? इस सवाल पर विचार करना हमें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की हमारी शासन व्यवस्था को भी गहराई से समझने में मदद करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।